नमस्कार, मैं सोनम शर्मा श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करती हूँ। 10th के बाद में हर बच्चा एक सब्जेक्ट चूज़ करता है। उसी अकॉर्डिंग अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में अगर आप मैथ्स ले रहे हैं तो मैथ्स को लेने से पहले आपको ये सोचना होगा कि मेरी मैथ्स में रुचि है या नहीं है, क्योंकि अगर आपकी मैथ्स में रुचि नहीं है तो आपको मैथ्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 9th और 10th की मैथ्स 11th और 12th की मैथ्स से बहुत अलग है। 11th और 12th की मैथ्स का जो स्टैंडर्ड है वो 9th और 10th के कंपेयर में काफ़ी हद तक थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए। तो अगर आपकी मैथ्स में रुचि है तभी आप मैथ्स लें, वरना आप अपने रुचि के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज मैं आपको 11th की जो मैथ्स है उसके बारे में जानकारी दूंगी। 11th की मैथ्स में टोटल 14 एक्सरसाइज है, और वो जो 14 एक्सरसाइज है उनके नाम बता देती हूँ एक बार, ताकि आपको थोड़ा पता चले कि किस तरीके की एक्सरसाइज हैं। नाम है, पहली एक्सरसाइज है समुच्चय, दूसरी है संबंध और फलन, तीसरी है त्रिकोणमितीय फलन, चौथी है गणितीय आगमन सिद्धांत, पांचवी है सम्मिश्र संख्याएं, छठी एक्सरसाइज है क्रमचय संचय, सातवीं है द्विपद प्रमेय, आठवीं है एपी जीपी एचपी, नवीं एक्सरसाइज है लॉगरिथम यानी लघुगणक, 10वीं है सीमा और अवकलज, 11वीं एक्सरसाइज है सरल रेखाएं, 12वीं एक्सरसाइज है संको परिच्छेद, 13वीं एक्सरसाइज है प्रकीर्णन के माप, और 14वीं एक्सरसाइज है प्रायिकता, जिसमें से शायद आपने प्रायिकता नाम पहले भी सुना होगा, और एपी जीपी एचपी में आपने एपी पढ़ी है 10th क्लास के अंदर। बाकी एक्सरसाइज मेरे ख्याल से आपने 9th और 10th में नहीं पढ़ी है और आपको शायद उनके बारे में नॉलेज भी नहीं होगा। त्रिकोणमितीय फलन में से आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पोर्शन 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है। वही ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, विस्तार से दिया हुआ है 11th में वो पोर्शन। तो आज मैं आपको आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में समझाऊंगी। आज मैं आपको 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट अर्थात समुच्चय, उसके बारे में बताऊंगी। सेट या समुच्चय नाम से स्पष्ट है। समुच्चय का क्या मतलब हुआ? समुच्चय का मतलब वो हुआ संग्रह। संग्रह है किसका? संग्रह वस्तुओं का हो गया, संख्याओं का हो गया, किसी भी चीज़ का संग्रह जो है वो समुच्चय कहलाता है। अगर मैं आपको समुच्चय अर्थात सेट की डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो डेफिनेशन ये है, संख्याओं या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। संख्याओं और वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। अब यहाँ सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? सुपरिभाषित का मतलब ये हुआ कि एक विशेष परिभाषा के माध्यम से, विशेष परिभाषा मतलब एक विशेष नियम या गुण के माध्यम से जो भी वस्तुएं हैं या जो भी संख्याएं हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, उनमें कुछ ऐसा रिलेशन हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं सप्ताह के दिनों की बात करूं तो सप्ताह के दिन हो गए सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, जो भी है। तो हम ये 7 दिन के ही नाम हैं जो जानते हैं, इसके अलावा एक कोई अतिरिक्त नाम नहीं हम जानते। सोमवार से लेके रविवार तक, उसमें जनवरी फरवरी नहीं आ सकता सप्ताह के दिनों के नाम में। उसी प्रकार अगर मैं महीनों के संग्रह की बात करूं तो महीनों के संग्रह मतलब महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। लेकिन अगर मैं इसमें सोमवार, मंगलवार ऐड कर दूं तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने महीनों के नामों का संग्रह लिया है। तो महीनों के नामों के अंतर्गत सिर्फ महीनों के नाम ही आएंगे, उसमें आपके जो सप्ताह के दिन हैं उनके नाम नहीं आ सकते। तो विशिष्ट नियम और गुण के माध्यम से जो वस्तुएं और संख्याएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, यही समुच्चय का नियम है। अब आपको मैं सेट के बारे में थोड़ी और जानकारी देती हूँ। आप देख रहे होंगे सेट की जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी वो क्या थी? संख्याओं और वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। सेट के मैंने उदाहरण भी आपको बता दिए, जैसे सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के दिनों के नाम। उसी प्रकार
आपने कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में, उनका भी संग्रह होता है। जैसे पहली संख्या हो गई प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं ये सब आप जानते हैं। प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो प्राकृत संख्याओं का जो सेट है वो 1 2 3 4 डैश 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 करके अगर मैं छोड़ रही हूँ तो इसका मतलब ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक। अब आप देख रहे होंगे मैंने एक सिंबल सा बनाया है, ये सिंबल है मंझले कोष्ठक का। जो हमारा सेट होता है उसको या उसके प्रत्येक अवयव को हम मंझले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और प्रत्येक अवयव के मध्य में कॉमा लगाते हैं। या आगे मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगी, क्योंकि समुच्चय को दर्शाने के 2 रूप होते हैं जिसके अंतर्गत आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि समुच्चय को हम किसके अंदर रखेंगे, मंझले ब्रैकेट के अंदर। मंझला ब्रैकेट हम यूँ बनाते हैं, आपने नाम भी सुने होंगे, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो ये बीच का ब्रैकेट हो गया और प्रत्येक अवयव के बीच में कॉमा लगेगा। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होती हैं? होल नंबर और प्राकृत संख्याओं में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। होल नंबर में सिर्फ 0 और आ जाता है। इसका मतलब होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं शुरू होती है 0 से, 0 1 2 डैश डैश डैश, ये भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक। ये हो गई पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में आती है पूर्णांक संख्याएं। ये जो भी मैं आपको दर्शा रही हूँ ये समुच्चय को ही दर्शा रहा है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब आपको मैं दर्शा रही हूँ पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर में पूर्णांकों में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो पूर्णांकों में सारी ऋणात्मक और धनात्मक सारी संख्याएं आती है, इसमें 0 भी सम्मिलित होता है। अब आपकी संख्याएं यानी डैश 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 -3 -2 -1 कॉमा 0 1 2 3 डैश डैश डैश। अब इस प्रकार दर्शाने का मतलब ये हुआ कि ये माइनस अनंत से शुरू है और प्लस अनंत पे ख़त्म है। मतलब सारी धनात्मक संख्याएं और सारी ऋणात्मक संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं, पूर्णांकों के समुच्चय के अंतर्गत। अब आगे हमने पढ़ा है प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गई। आगे आपने पढ़ी होगी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन आपने 9th और 10th दोनों क्लासों में पढ़ी है बहुत अच्छे से। परिमेय संख्याएं जो होती है उनको क्यू से शो करते हैं। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q बिलोंग्स टू क्या, पूर्णांक। अब पूर्णांक को किससे दर्शाया था, I। तो I के साथ एक सिंबल और आपको याद रखना है कि पूर्णांकों के लिए हम Z भी शो करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन, परिमेय संख्याओं में सब कुछ आ जाती हैं, प्लस वाली सारी संख्याएं, माइनस की सारी संख्याएं और बट्टे वाली भी। अब बट्टे वाली मतलब जो पॉइंट में आपकी संख्याएं हैं वो भी। इसके अंतर्गत जो हमारी पूर्णांक थी उसके अंतर्गत सिर्फ प्लस और माइनस की संख्याएं आ रही हैं, लेकिन वो संख्याएं नहीं आ रही जो पॉइंट की है या बट्टे में है। तो वो संख्या इसके अंतर्गत आ गई, वो आ गई परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन हो गई कि वो संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं है, और P/Q बिलोंग्स टू Z। Z क्या है, Z है पूर्णांक। ये हो गई आपकी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब परिमेय संख्याओं के बाद में आपने एक नाम और पढ़ा था 10th क्लास में, कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय कहलाती हैं। अब अपरिमेय में आपके उदाहरण के रूप में जैसे √2, √3, √5, मतलब अंडर रूट के अंदर अगर एक अभाज्य संख्या है तो वो सारी संख्या किसके अंतर्गत आएगी, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय।
उसके बाद में एक नाम आता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं देखिए, वास्तविक संख्याओं के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याओं का मतलब हो गया परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, मतलब जिसमें ये और ये दोनों सम्मिलित होंगी, वो जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं कहलाएगी? वास्तविक। तो वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर बोलते हैं, इसलिए कैपिटल आर से शो करते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्या आएंगी? अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, दोनों का संग्रह हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के संग्रह को वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक बात बताई है संग्रह से रिलेटेड कि ये सब संख्याओं का जो संग्रह है उसको किससे शो करते हैं और उसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। अब मैं आपको समुच्चय के बारे में आगे कुछ जानकारी और देती हूँ। तो समुच्चय के बारे में आपको बताती हूँ कि समुच्चय को दर्शाने का तरीका, जैसे कोई भी जो सेट होगा उसको एक नाम दिया जाता है और जो नाम होता है वो हम अपनी अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल अक्षर है उससे देंगे, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कुछ भी दे सकते हैं। और समुच्चय का जो अवयव होता है सेट के अंदर, जो भी है ये क्या है? ये सेट के अवयव है। तो सेट के जो अवयव होते हैं, अगर मैं अल्फ़ाबेट्स ले रही हूँ तो उसमें मैं स्मॉल अल्फ़ाबेट लूँगी, मतलब छोटे अक्षर। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय को नाम तो बड़े अक्षर से दिया जाता है, लेकिन जो उसके अवयव आते हैं वो किससे आते हैं? वो छोटे अवयव आते हैं, छोटे अक्षर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक सेट बोला, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो मान लो मैंने इसको एक सेट में बंद कर दिया, सेट ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये सारे स्मॉल लेटर हो गए। अब मानो मैं इस सेट को नाम दे रही हूँ, तो मेरी मर्जी में इसको कुछ भी नाम दे सकती हूँ, लेकिन नाम किस में देना है? कैपिटल लेटर में देना है। तो मैंने इसको नाम दिया कैपिटल ए, तो ये कैपिटल ए हो गया, इसके अवयव ये होंगे। ठीक है, ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं आपको जैसे किसी भी सेट के अंदर कोई अवयव उपस्थित है या नहीं है उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगी। जैसे मैंने ये सेट ही लिया, इस सेट को मैंने कैपिटल ए नाम दिया। ठीक है, अब जैसे एक अवयव लेते हैं इस सेट का, तो मैंने सेट का अवयव ले लिया स्मॉल ए। स्मॉल ए था उस सेट में, स्मॉल ए किस सेट में था? कैपिटल ए में था। ठीक है, तो मैं एक सिंबल दर्शा रही हूँ, ई जैसा सिंबल है, सी बनाया, फिर मैंने बीच में एक लाइन खींच दी, आपको ई जैसा दिख रहा होगा शायद, ध्यान से देखोगे तो मैंने यू बनाया है, यू और यू। ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का मतलब हुआ कि ए कैपिटल ए में उपस्थित है, जो कि था। ठीक है, अगर कोई भी अवयव इस सेट में उपस्थित नहीं है तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे? मान लीजिए मैंने एक अवयव लिया स्मॉल बी, क्या स्वरों के सेट में स्मॉल बी था? नहीं था, उसमें सिर्फ थे ए, ई, आई, ओ, यू, बी नहीं था। तो हम क्या करेंगे? हम ये लिखेंगे स्मॉल बी, यही निशान लगाना है, लेकिन उसको यूँ काट देना है, कट कर देना है। स्मॉल बी, फिर ये सिंबल लगाया और फिर कैपिटल ए। ये क्या शो करता है कि स्मॉल बी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब स्मॉल बी कैपिटल ए का अवयव नहीं है। आज मैंने आपको समुच्चय के बारे में बताया, समुच्चय की परिभाषा बताई, समुच्चय को दर्शाने का तरीका बताया, समुच्चय में अवयवों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बारे में समझाया। हम समुच्चय को कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं, समुच्चय के जो अवयव हैं उनको स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। आपको शायद समझ में आया होगा। आप
आपकी मैथ्स की जो बुक है उसमें अगर आप सेट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा।